हो पाएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो फिर हाँ, तो एकदम मैंने पूरा सेक्शन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो अभी मैंने कल वाले संडे में पिछले संडे वाला मॉक टेस्ट दिया था, तो कम से कम मैंने 2 महीने बाद मॉक टेस्ट दिया था। पहले बीच में मैंने छोड़ दिया था मॉक टेस्ट देना, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम था और मेरे कॉलेज का कुछ काम था, इसीलिए मैं पेट यूपीएसआई का मॉक टेस्ट नहीं दे पा रही थी। तो मैंने लगभग 2 महीने बाद आज कल मॉक दिया था, तो उसका स्कोर था मेरा 215। बहुत ही ख़राब स्कोर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जब मैं पहले देती थी तो मेरा 255 मतलब 50 के नीचे जाता ही नहीं था। 55, 60, 75 मेरा लास्ट हाईएस्ट स्कोर पिछले मतलब 2 महीने पहले था, 275 समथिंग था। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है मेन कि कैसे आप लोग अगर कंटिन्यू अपनी तैयारी नहीं करेंगे तो यही मेरे जैसा हाल होगा। तो पहले मेरा स्कोर आता था 275, जो कि मेरा मूल विधि का सिलेबस बिल्कुल नहीं कंप्लीट था और मेरा मैथ भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। तब मेरे ठीक ठाक स्कोर आ जाते थे, तो मुझे लगता था कि हाँ, जब बाकी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे मार्क्स अच्छे आने लगेंगे। तो मैंने इतने दिन बाद टेस्ट दिया और मेरा इतना कम नंबर, बहुत ही डिमोटिवेशन हो रहा था। तो पहले तो लगा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, 45,000 वैकेंसी, 4500 सॉरी, इतनी वैकेंसी है और कैसे हो पाएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, अपना हम लोग करते रहेंगे, कर्म कह सकते हैं, अपना हम लोग कर्म करते रहेंगे, बाकी क्या होता है आगे देखते हैं। और बाकी यूपीएसआई की भी यूपीएसआई के अलावा यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है, ऐसा सुनाई दे रहा है। तो हमारी मेहनत उसमें भी रंग लाएगी अगर इसका पढ़ते रहेंगे तो। मतलब एसआई से तो थोड़ा उसका लेवल नीचे है ही, हम ऐसा कह सकते हैं। तो बाकी मैंने अपना मार्क्स टेलीग्राम पे शेयर किया और अपनी दिक्कतें बताई, तो वहाँ पे इतने प्यारे प्यारे लोग हैं मेरे टेलीग्राम पे, सबने बहुत अच्छा अच्छा सजेशन दिया और दीदी ऐसे पढ़ाई करो, ये करो, ऐसे रिवाइज़ करो। मतलब बहुत ही अच्छा लगा आप लोग का कमेंट मैसेज देख के। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको मिलेगी पीडीएफ और बुक, मतलब बुक की पीडीएफ और क्लास नोट्स वगैरह मैं मेरे पास जितनी भी है मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा देती हूँ आप लोग को। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मतलब मैंने अपना मूल विधि का नोट्स कैसे बनाया हुआ है और आप लोग को शायद थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। और बाकी मैं मैथ्स कैसे पढ़ती हूँ वो भी बताऊँगी आज आप लोग को। और मतलब इसका भी मेरा तो मॉक में कम स्कोर आने का रीज़न था, शायद मैं घर पे अपना मॉक दे रही थी और बहुत मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाया, मेरे काफ़ी क्वेश्चन छूट गए थे मैथ के। और मतलब टाइम मैनेज तो मेरा बिल्कुल नहीं हो पाया उसमें, इसी वजह से मुझे लगता है मेरा बहुत ही ख़राब पेपर हुआ। तो मैं अभी इस वीडियो में भी अपना मार्क्स शेयर कर दूँगी यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपना मूल विधि का नोट्स। तो ये है मेरी मूल विधि की नोट्स, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग की है, आप देख सकते हैं जैसा कि डावरी प्रोहिबिटेशन एक्ट से, मतलब दहेज प्रतिषेध अधिनियम। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे, एक सेकंड, आप लोग को थोड़ा सा लाइटिंग में दिक्कत हो रही होगी। हाँ, तो एकदम मैंने पूरा सेक्शन वाइज, फिर सेक्शन में क्या क्या डिटेल है उसको अच्छे से लिखा है। आप भी ऐसे नोट्स बना सकते हैं, ये राम सर की क्लास से बनाई हुई नोट्स है, आप सब देख सकते हैं। अगर आज मेरा सिलेबस बस कुछ ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और देखिए एकदम अच्छे से प्रॉपर बनाया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा सेक्शन ही ज़्यादा पूछता है, तो सेक्शन को मैंने एकदम हाईलाइट करके लिखा हुआ है। तो हम आपको दिखाते हैं। पहला, जैसे डावरी दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया, तो वो 1961 में एक्ट आया था और वो पारित कब हुआ था 20 मई 1961 में, और लागू कब हुआ था 1 जुलाई 1961 में। इसमें अध्याय हैं 0 और धाराएं मतलब सेक्शन है 10, ठीक है। तो पहले में हमारा संक्षिप्त नाम और विस्तार है, और दूसरे में हमारा दहेज की परिभाषा है, सेक्शन दूसरे में हमारी दहेज की परिभाषा है। और यहाँ पे देखिए और एक चीज़ है इसमें इम्पॉर्टेंट, कि जो मुस्लिम्स में होती है महर, वो दहेज नहीं होता है, वो मतलब वो एक धनराशि होती है जो वर के माता पिता या वर वधू को देते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये हमारा इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड केस है। फिर उसके बाद हमारी धारा 3 है, दहेज लेने व देने के लिए शास्ति, मतलब दंड, कौन सा दंड, कैसा दंड दिया जाता है। और एक दहेज की मांग, चौथा है हमारा सेक्शन। और चौथे का ए में है कि आप विज्ञापन पे पाबंदी, जैसे कि आप एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते हैं कि मुझे, अगर जैसे कुछ लोग हैं, मान लीजिए कि आप मतलब किसी के पिता को मतलब वर नहीं मिल रहा, तो उन्होंने पेपर में इश्तिहार दिया कि मेरी बेटी से जो भी शादी करेगा मैं उसको ये प्रॉपर्टी दूंगा, वो प्रॉपर्टी दूंगा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ये भी एक प्रकार का डावरी प्रोहिबिशन में दंड ही आता है, इसके लिए भी सज़ा है। और ये देखिए 5वां आर्टिकल हमारा है, 5वां सेक्शन हमारा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। मतलब अगर दोनों पक्षों के बीच रजामंदी से, मतलब अपनी मर्ज़ी से लेन देन होगा, तो उसके लिए दहेज लेने व देने में कोई करार नहीं दिया जाएगा, मतलब करार शून्य होगा। ये हो गया एक हमारा सेक्शन 5, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेक्शन
यहाँ पे देखिए सेक्शन 6 है हमारा, मतलब जो दहेज जो मतलब शादी में वधू को मिलता है, मतलब कोई भी सामान, तो उस पर अधिकार या तो मतलब स्त्री उसकी पत्नी का होता है या तो फिर उसके वारिश का। अगर उसके अलावा किसी ने लिया हुआ है उसका सामान, जैसा कुछ भी सामान में कुछ भी आप हो सकता है, तो उसको 3 महीने के अंदर वापस कर देना, मतलब वापस कर देना होता है, वरना। और फिर देखिए सेक्शन 7 में है हमारा अपराधों का संज्ञान, जैसे कि अपराधों जो हमारा डावरी एक्ट है उसके लिए कौन संज्ञान लेता है, तो वो लेता है महानगर का मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन दोनों में से कोई सुन सकता है मतलब केस को। और धारा 8 में है अपराधों की प्रवृत्ति, ठीक है। अपराधों की प्रवृत्ति है कि अपराध की प्रवृत्ति कैसी है, ये संज्ञेय होता है, नॉन कॉन्जिबल होता है, मतलब जिसमें कि बिना वारंट के आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, जो भी इसमें है। और एक ये गैर जमानती होता है, मतलब इसमें बेल नहीं मिलती है, ठीक है। और फिर धारा 8 का ए क्या कहता है आप लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर कोई जैसे कि आरोप में फंस गया है दहेज के, तो उसको अपना बचाव, मतलब अपना बचाव खुद करना होगा, मतलब आप अपना निरपराध साबित हो जाएंगे तो आप छूट जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद धारा 8 है हमारी कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी, जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, ठीक है। फिर उसके कार्य नीचे लिखे हुए हैं। उसके बाद हमारा है जो नवा सेक्शन है, उसमें है नियम बनाने की शक्ति। तो नियम बनाने की शक्ति केंद्र के पास होती है, लेकिन एक जो DPO है, मतलब दहेज प्रतिषेध अधिकारी, उसकी नियुक्ति राज्य करता है। बस इसको छोड़ के बाकी सारे कानूनों पे, मतलब डावरी वाले सारे कानून पे केंद्र कानून बनाती है, ठीक है। सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं। और 10वां है कि राज्य के पास नियम बनाने की कौन कौन सी शक्तियाँ होती है, ठीक है। ये 10वां है, तो इसी पे हमारा ये एक्ट ख़त्म हो जाता है। बाकी उसके बाद ये है घरेलू हिंसा। फिर उसके बाद इसके बाद कौन सा एक्ट आएगा कि घरेलू हिंसा काफ़ी बड़ा एक्ट है, इसमें है टोटल 37। उसके बाद है पॉक्सो एक्ट, ये बच्चों वाला है, मतलब जो इसको भी मैं किसी दिन आपको डिटेल में समझाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने IPC की जगह पे जो BNS है उसको चालू कर दिया है। अभी BNS मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ तक हुआ है, मतलब धारा 21 तक। तो आगे जब मेरी नोट्स कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना।